मैं उस साल मर गया था जब मेरी वाइफ मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी को उसने एक पल में छोड़ दिया और मेरे साथ आग के समंदर में दफन हो गई। आखिरी पल में वह मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, इस लाइफ में मैंने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है, अगली लाइफ में जरूर मुझे थोड़ा जल्दी ढूंढ लेना। जिसके बाद जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो खुद को पिछले साल की एक गर्मियों की शाम में पाता हूँ। खिड़की के बाहर लाल सुर्ख शाम खून की तरह चमक रही है और गर्म हवा का झोंका कमरे के अंदर आता है। मैं सपने से जागकर बेड पर सुन्न बैठा रहता हूँ। दीवार के कोने में रखा अलार्म क्लॉक लगातार टिक टिक कर रहा है। वहीं टेबल पर रखा कैलेंडर चुपचाप पड़ा है, जिस पर मैं नीचे देखकर अपनी रिंग फिंगर में पहनी बिल्कुल नई वेडिंग रिंग को देखता हूँ। फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ देर पहले आसमान छूती आग और हथेली में बची हुई नरम सी फीलिंग अब भी उतनी ही साफ महसूस होती है। यह सब इतना रियल कैसे लग रहा है? आखिर यह सपना है या हकीकत, जिस पर मैं खुद को जोर से चुटकी काटता हूँ। तुरंत दर्द की एक तेज लहर शरीर में दौड़ जाती है। तभी बाहर से आती गाड़ियों की आवाज मुझे उन बिखरे हुए ख्यालों से बाहर निकाल देती है। शौक से उबरने के बाद दिल में एक गहरी टीस और पछतावा उमड़ पड़ता है। किसी की रची हुई गलतफहमी की वजह से मैंने इतने सालों तक लियू रुयान से नफरत की थी। उसी दौरान मेरे बिजनेस राइवल्स हर तरह के तरीके इस्तेमाल करके उसे दबाते रहते हैं, जिससे वह घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाती है। और घर पर मैं भी उसके साथ बेहद ठंडा और बेरुखा व्यवहार करता रहा, जिस पर सबसे दुखद बात यह थी कि लियू रुयान के माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसके पास कोई अपना भी नहीं बचा था। वह पूरी आधी जिंदगी अकेले ही अपने माता पिता की छोड़ी हुई कंपनी को संभालती रही। इसके बाद बहुत समय बीतने पर जब वह गलतफहमी दूर हुई, तब जाकर हमें सिर्फ 6 महीने की खुशियां नसीब हुईं। यहाँ तक कि हमारा एक बच्चा भी होने वाला था। लियू रुयान उस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। तभी बटरमा लियू कमरे में आती है और मुझसे पूछती है, सर फूल पहुंच चुके हैं, क्या आप निकलने की तैयारी कर चुके हैं? जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, फूल? इस समय मेरा दिमाग अभी भी पूरी तरह उलझा हुआ था। मालियू फिर कहती है, क्या आप मिस मुकिकी से मिलने नहीं जाने वाले थे? मुकिकी का नाम सुनते ही मैं अचानक सन्न रह जाता हूँ, जैसे उलझे हुए धागों में अचानक एक सिरा मिल गया हो। आज वही दिन था। मुकिकी मेरी बचपन की दोस्त थी और एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस भी। लेकिन अफसोस, एक एक्सीडेंट में उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था, जिसके बाद उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पिछली लाइफ में भी इसी दिन मैं फूलों का एक बुके लेकर हॉस्पिटल गया था और उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद मैंने लियू रुयान को कार में बैठे देखा था। उसके चेहरे पर दर्द, उदासी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी मैंने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। जिस पर लियू रुयान मुझे देखते ही जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर मेरे पीछे आती है। मुबाई, आज मेरा बर्थडे है। उसकी आवाज में उम्मीद की एक बेहद कमजोर सी किरण छिपी हुई थी। मैं रुककर उसकी तरफ ठंडे भाव से देखता हूँ और कहता हूँ, तो? जिस पर लियू रुयान अपनी साफ आंखों से मुझे देखती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। फिर मैं कहता हूँ, आज मुकिकी का भी बर्थडे है। सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए तुमने किसी भी हद तक जाना मंजूर कर लिया। तुमने उसका चेहरा बर्बाद कर दिया और उसका फ्यूचर खत्म कर दिया। अब और क्या चाहती हो? यह सुनकर लियू रुयान होंठ खोलती है और बेबस होकर समझाने की कोशिश करती है। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिस पर मैं ठंडी हंसी हंस देता हूँ। अगर उस दिन तुमने उसे इनवाइट नहीं किया होता तो आज वह हॉस्पिटल में नहीं होती। बताओ, मैं इसे एक्सीडेंट कैसे मान लूं? लियू रुयान काफी देर तक चुप रहती है, फिर आखिरकार सिर्फ एक शब्द कहती है, सॉरी। और उसी दिन से मेरे और लियू रुयान के रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। हमारे बीच एक लंबी कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जो दर्द और कड़वाहट से भरी हुई थी। लेकिन बहुत बाद में मुझे पता चला कि वह एक्सीडेंट, जिसे लियू रुयान भी एक हादसा ही समझती थी, असल में किसी और की साजिश थी। किसी ने जानबूझकर हम दोनों को अलग करने के लिए ये सब प्लान किया था। जिस पर मैं अचानक होश में आता हूँ, जल्दी से जैकेट पहनता हूँ और कार में बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि यह 5 साल पहले का समय है और अभी भी सब कुछ बदलने का मौका बाकी है। ड्राइवर कार को ट्रैफिक में आगे बढ़ाता है। हॉस्पिटल जाने वाली सड़क पूरी तरह जाम थी, जिस पर वह कहता है, सर क्यों ना आप मिस म्यू को कॉल करके थोड़ा इंतजार करने के लिए कह दें। मैं खिड़की के बाहर बदलती हुई ट्रैफिक लाइट्स को देखता हूँ और अचानक अपना फैसला बदल देता हूँ। हॉस्पिटल नहीं, कंपनी चलो। सच कहूँ तो लियू रुयान की कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। जवान उम्र में उससे नफरत करने की वजह से मैं कभी वहां गया ही नहीं, जिसकी वजह से इस समय ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज था। आखिर उसकी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? आसपास से गुजरने वाले लोग मुझे उत्सुकता से देख रहे थे। आखिर मैं एक बड़ा सा बुके पकड़े, साफ सुथरे कपड़ों में किसी कॉलेज स्टूडेंट की तरह दिख रहा था, जो कन्फेशन करने आया हो। जिस पर मैं झेंपते हुए फोन निकालता हूँ और लियू रुयान का कॉन्टैक्ट खोलता हूँ। उसका नाम पूरा का पूरा सेफ था, यहाँ तक कि वह मेरी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक नहीं थी। फिर मैं कॉल बटन दबा देता हूँ। मुझे लगा था कि काफी देर तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 2 रिंग के बाद ही दूसरी तरफ से कॉल उठ जाती है। फोन के अंदर से उसकी जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। कोई काम था? उसकी आवाज दोबारा सुनते ही मेरी आंखें भर आती हैं और मेरी आवाज भी अनजाने में भारी हो जाती है। लियू रुयान, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है?
मुझे नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ शायद मीटिंग चल रही थी, जिस पर वह कुछ पल के लिए रुकती है और फिर कहती है, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं नीचे आ रही हूँ। कुछ मिनट बाद लियू रुयान बिल्डिंग से बाहर निकलती है। उसकी लंबी और खूबसूरत परछाई धूप में फैल जाती है। वह हमेशा की तरह एलिगेंट, कोल्ड और बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह मुझे देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर मैं जल्दी से बुके उसकी बाहों में थमा देता हूँ और धीरे से कहता हूँ, हैप्पी बर्थडे। लियू रुयान कुछ नहीं कहती। हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। मैं चुपके से उसकी तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि वह फूलों को देख रही है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं है। फिर वह कड़वी मुस्कान के साथ कहती है, मोबाई, ये फूल उसके लिए थे ना? मैं एक पल के लिए सन्न रह जाता हूँ। फिर मेरी नजर बुके पर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। बुरा हो गया। ब्लू रोज बुके, जिसका मतलब होता है मैं तुम्हें पूरा आसमान और पूरा समंदर देना चाहता हूँ। और मोपकिकी की सबसे पसंदीदा चीज भी आसमान और समंदर ही थे। अभी अभी वापस लौटने के कारण मेरी यादें बेहद उलझी हुई थीं। मैं सिर्फ लियू रुयान को ढूंढने की जल्दी में था और इस छोटी लेकिन अहम बात को पूरी तरह भूल गया। जिस पर लियू रुयान ठंडी आवाज में कहती है, बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक्स। उसकी आवाज लगभग बर्फ जैसी सख्त थी। फिर वह कहती है, देर हो रही है, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। इतना कहकर वह मुड़कर जाने लगती है, लेकिन मैं तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। रुको। लियू रुयान भी शायद इस हरकत की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे मेरी बाहों में गिर जाती है। उसका नरम शरीर और हल्की सी खुशबू मेरे बेहद करीब आ जाती है, जिस पर वह जल्दी से खुद को संभाल कर अलग होती है। फिर मेरी उंगली में पहनी वेडिंग रिंग को घूरती रहती है। काफी देर तक चुप रहने के बाद भी मैं दांत भींच कर कहता हूँ, लियू रुयान, मैं घर नहीं जाऊंगा। उसके चेहरे पर मुश्किल भरे भाव उभर आते हैं। मोबाई, इस बार तुम मुझे किस तरह तकलीफ देने वाले हो? उसका यह सवाल सुनकर मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मेरी यादों में इस समय हमारी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और मैं अभी भी उससे नाराज था। हमारे बीच होने वाले लगभग हर झगड़े की शुरुआत मेरी तरफ से होती थी। मैं जानबूझकर सबसे ज्यादा चुभने वाली बातें कहता था, यहाँ तक कि त्योहारों और खास दिनों पर दिए गए गिफ्ट्स भी उसके दिल में और गहरे घाव करने के लिए होते थे। मैं बेशर्मी से उसके पीछे पीछे चलता रहता हूँ। तो फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक लॉन्ग लाइफ नूडल्स मंगवाता हूँ। जिस पर लियू रुयान कुछ नहीं कहती। वह मेरी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझती, लेकिन वह बुके अब भी अपने हाथों में कसकर पकड़े रहती है। रास्ते में जब हम डस्टबिन के पास से गुजरते हैं तो मुझे लगता है कि वह बिना सोचे समझे उस बुके को सीधे उसमें फेंक देगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाता हूँ, जिस पर मेरी नजर डेस्क पर रखे एक ठंडे पड़ चुके लंच बॉक्स पर जाती है। वह अब तक खुला भी नहीं था। यह देखकर मेरा दिल अचानक कसकर दर्द करने लगता है। मैं तुरंत फोन निकालता हूँ और उसके लिए लॉन्ग लाइफ नूडल्स ऑर्डर कर देता हूँ। हल्का सूप, कम नमक, बिना स्प्रिंग ऑनियन के, साथ में टोमेटो बीफ स्ट्यू और कुछ वेजिटेरियन डिशेस भी मंगवाता हूँ। और सारी डिशेस बिना मिर्च वाली थीं। पहले लियू रुयान हमेशा मेरी पसंद के हिसाब से खाना खाती थी। हर बार स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला खाना ऑर्डर करती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसका स्टमक बिल्कुल ठीक नहीं था। ज्यादा तीखा, ज्यादा तेल वाला या ज्यादा नमकीन खाना उसके लिए अच्छा नहीं था। ऑर्डर करने के बाद मैं सोफा पर बैठ जाता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि उससे क्या बात करूं। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी कहूंगा सब गलत होगा। उधर लियू रुयान बुके का रैपिंग पेपर निकाल रही थी। शायद वह उन्हें वेस्ट में सजाना चाहती थी, लेकिन उन ब्लू रोजेस को देखते ही मेरे अंदर गुस्सा उमड़ पड़ता है, जिस पर मैं बिना सोचे आगे बढ़ता हूँ। बुके उसके हाथ से छीन लेता हूँ और सीधे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। लियू रुयान हैरानी से मुझे देखती रह जाती है। गुलाब के कांटे से उसके अंगूठे में हल्की चोट लग गई थी और वहां से खून की एक बूंद निकल रही थी। वह थकी हुई सांस लेकर कहती है, मुबाई, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? मैं भीतर का गुस्सा दबाने की कोशिश करता हूँ। आखिर यह लड़की कभी नाराज क्यों नहीं होती? ऐसा लगता है जैसे मिट्टी की बनी हो। फेंक दो इसे, मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा बुके खरीदूंगा। जिस पर लियू रुयान टिश्यू निकालकर घाव पर दबाती है और आंखें झुकाकर बेबस आवाज में कहती है, छोड़ो, मैं ध्यान नहीं दूंगी। फिर मैं डस्टबिन से काला ट्रैश बैग उठाता हूँ और कहता हूँ, तुम यहीं रुको। इसके बाद मैं जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ। गर्मियों की शाम में सड़क किनारे कई फ्लावर वेंडर्स अपने ठेले लगाए खड़े थे। हालांकि उनकी फ्लावर्स क्वालिटी फ्लावर शॉप जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस समय मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं एक एक स्टॉल पर जाता हूँ और वहां मौजूद सारी रेड रोजेस खरीद लेता हूँ। फिर साधारण से रैपिंग पेपर में उन्हें बांधकर एक बड़ा बुके तैयार करवाता हूँ। उसी समय फूड डिलीवरी भी पहुंच जाती है, जिस पर मैं एक हाथ में बुके और दूसरे हाथ में फूड बैग्स लेकर सीधे 19वीं मंजिल की तरफ बढ़ जाता हूँ। इस बार ऑफिस पहले से कहीं ज्यादा शांत था। लगता है ओवर टाइम करने वाले कर्मचारी भी जा चुके थे। पूरी फ्लोर में सिर्फ लियू रुयान के ऑफिस की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचता हूँ और उसे खोलकर अंदर चला जाता हूँ। वह फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसकी वह अकेली परछाई देखकर मेरा दिल भर आता है। वह किसी ऐसे स्ट्रे कैट की तरह लग रही थी जिसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। तभी मेरे हाथ में पकड़े बुके और फूड बैग्स दरवाजे से टकरा जाते हैं। धड़ाम, तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है, जिस पर लियू रुयान का शरीर अचानक सख्त हो जाता है। वह तुरंत पलटकर देखती है और मुझे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं।
शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आऊंगा। कुछ सेकंड की हैरानी के बाद वह तेजी से मेरी तरफ आती है और बुके संभाल लेती है। मैं राहत की सांस छोड़ता हूँ। माथे पर पसीना था, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहता हूँ, यह तुम्हारे लिए है। मैंने सड़क की सारी रेड रोजेस खरीद ली हैं, जिस पर उसके खूबसूरत चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। लगता है वर्तमान वाली लियो रुयान अब भी मेरी इस बदली हुई हरकत की आदी नहीं हुई थी। शायद उसे अभी भी मेरी डांट और तानों की ज्यादा आदत थी। जब मैंने देखा कि वह फिर से वही ठंडा लंच बॉक्स खाने वाली है, तो मैं अचानक आवाज लगाता हूँ, आह, जिस पर लियो रुयान तुरंत मेरी तरफ देखती है और उसी पल मैं उसकी आंखों में चमक कर गुजरी चिंता को पकड़ लेता हूँ। मैं सोफा पर पीछे टिक जाता हूँ और थोड़ा चिढ़कर कहता हूँ, क्या तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकती? इतना बड़ा बीफ पीस पड़ा है, दिखाई नहीं देता? सब्जियां भी नहीं खाती, इतनी बड़ी हो गई हो और अब भी चूसी ईटर बनी हुई हो, और ये नूडल्स खाओ। क्या मैं इन्हें सिर्फ सजावट के लिए लाया हूँ? इसके बाद पूरे आधे घंटे तक ऑफिस में मेरी लगातार चलती हुई बकबक गूंजती रहती है। ये भी खाओ, वह भी खत्म करो, इतना कम क्यों खा रही हो? वेजिटेबल्स खत्म करो, सूप भी पी लो। मेरे लगातार तंग करने के बाद आखिरकार वह गर्मा गर्म नूडल्स का पूरा बाउल खत्म कर देती है। मुझे डर था कि वह अभी भी भूखी होगी, जिस पर मैं 2 छोटे रोल भी उसके सामने रख देता हूँ और अपना एक टार्ट भी उसे दे देता हूँ। मैं इतना बोल चुका था कि मेरा गला तक सूख गया। तभी अचानक मेरे सामने एक ग्लास वाटर आकर रुकता है। मैं सिर उठाकर देखता हूँ। लियो रुयान मुझे चुपचाप देख रही थी। पहले पानी पी लो, फिर डांटना। यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। इस समय उसके चेहरे के भाव पहले से काफी नरम हो चुके थे। हालांकि उसकी आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन उनमें पहले जैसी ठंडी सावधानी नहीं बची थी। मैं उसे गले लगाने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोकता हूँ। फिर धीरे से कहता हूँ, लियो रुयान, आगे से हम दोनों अच्छे से रहेंगे, ठीक है? यह सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं, लेकिन वह मेरे सवाल का जवाब नहीं देती, बस चुपचाप बोल और चॉपस्टिक समेटने लगती है। कुछ देर बाद वह कहती है, जैकेट पहन लो। मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि वह तुम्हें घर छोड़ दे, जिस पर मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। मैं थोड़ा और रुकना चाहता था, लेकिन वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है, जैसे किसी चीज से भाग रही हो। असल में थोड़ा सा कचरा फेंकने के लिए किसी सीईओ को खुद जाने की जरूरत नहीं थी, जिस पर मैं मन ही मन निराश हो जाता हूँ। झूठ नहीं बोलूंगा, एक बार रीबर्थ लेने के बाद भी इस औरत को मनाना इतना मुश्किल होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं सोफा पर बैठकर अगली स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने लगता हूँ। सीधे जाकर हग करूं या पहले दिल की बात बताऊं और फिर हग करूं? इसी बीच अचानक फोन रिंग बज उठती है, जिस पर मेरे विचार बीच में ही टूट जाते हैं। मैं बिना ज्यादा ध्यान दिए कॉल रिसीव कर लेता हूँ। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जिसे सुने बहुत समय हो चुका था, लेकिन जो अब भी बेहद परिचित थी। ब्रदर मू, आप कहाँ हैं? मेरे अंदर की सारी खुशी अचानक गायब हो जाती है। तभी मुझे याद आता है, अब भी एक इंसान बाकी है। तुम हो? मेरी आवाज में पहले जैसी गर्मजोशी बिल्कुल नहीं थी। दूसरी तरफ मुंह क्योंकि नरम आवाज में कहती है, मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। आपने कहा था ना कि आज बर्थडे मेरे साथ मनाएंगे, जिस पर पिछली लाइफ की सारी यादें मेरे दिमाग में वापस आने लगती हैं। मेरी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल जाती हैं, इतनी कसकर कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ जाते हैं। मैं अचानक पूछता हूँ, मुखी की, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं ना? वह मेरी भावनाओं में बदलाव महसूस कर लेती है। ब्रदर मू, हम फैमिली हैं, फैमिली। मैं इन 2 शब्दों को दोहराता हूँ, फिर अचानक पूछ बैठता हूँ, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? जिस पर दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा जाती है। काफी देर बाद वह आह भरकर कहती है, सॉरी, मैंने आपसे छुपकर केक खा लिया था। यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। मैं मुस्कुराना भी भूल जाता हूँ। फिर शांत आवाज में कहता हूँ, आज मेरे कुछ काम है, मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा। हैप्पी बर्थडे। इतना कहकर मैं कॉल काट देता हूँ, जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ। दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। मुझे वह फोन कॉल याद आती है जो किडनैपिंग से पहले मो क्यूकी ने की थी। उसने भी तब यही पूछा था कि मैं कहाँ हूँ। यह सोचकर मैं गहरी सोच में डूब जाता हूँ। वह इंसान जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन अगर शुरू से ही वह एक्सप्लोजन किसी जान पहचान वाले ने करवाया हो तो? इसी सोच में डूबा हुआ मैं सिर उठाता हूँ और देखता हूँ कि लियो रुयान दरवाजे पर खड़ी है। उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, जिसकी वजह से उसके चेहरे के भाव साफ दिखाई नहीं देते। मैं कुछ देर हिचकिचाता हूँ, फिर पूछता हूँ, तुमने सब सुन लिया? जिस पर उसकी आवाज सुनाई देती है, शांत, बहुत ज्यादा शांत, जैसे उसने अपने सारे जज्बात दबा दिए हों। कार नीचे इंतजार कर रही है। मुझे अचानक पिछली लाइफ की उसकी बात याद आ जाती है। उसने एक बार कहा था कि जब भी मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करता था, उसके बाद उसे उससे भी ज्यादा दर्द सहना पड़ता था, जिसकी वजह से उसने कभी किसी उम्मीद को अपने दिल में जगह देना ही छोड़ दिया था। और वह तो पहले ही अपने मन को तैयार कर चुकी थी कि मैं किसी भी वक्त उसे छोड़कर चला जाऊंगा। जिस पर अब उसकी कही हुई ये बातें मेरे दिल में सीधे चाकू की तरह उतर जाती हैं। इतना दर्द होता है कि सांस लेना तक मुश्किल लगने लगता है। पिछली लाइफ में इसी दिन जब मैं घर पर नहीं था, तो उसके बर्थडे डिनर में सिर्फ एक ठंडा पड़ा लंच बॉक्स था। कोई भी उसे बर्थडे विश तक नहीं करता। इसी वजह से वह हॉस्पिटल के बाहर मेरा इंतजार करने गई थी। लियो रुयान बस मुझसे एक हैप्पी बर्थडे सुनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे उल्टा कह दिया था कि मेरे मामलों में दखल मत दो और जितना हो सके मुझसे दूर रहो। अब जब मुझे यह सच्चाई पता चलती है तो पछतावा मेरे सीने पर पहाड़ बनकर टूट पड़ता है, जिस पर वह नजरें फेर लेती है और धीरे से कहती है, सॉरी, मैंने ज्यादा बोल दिया। इसके बाद वह खुद को संभालते हुए कहती है, रात हो रही है, अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो जल्दी जाओ,
मैं अचानक उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और बिना उसे मौका दिए अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा देता हूँ, जिस पर उसका पूरा शरीर एकदम सख्त हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह हाथ नहीं छुड़ाती, बस भारी आवाज में पूछती है, मुबाई तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी कम शर्मिंदा हुई हूँ? मैं उसकी पतली कमर को अपनी बाहों में भर लेता हूँ और बेहद दृढ़ आवाज में कहता हूँ, वाइफ हिलना मत। ये कुछ शब्द जैसे किसी जादुई सील की तरह काम करते हैं और वह पूरी तरह शांत हो जाती है, जिस पर मैं झुककर उसके ठंडे होंठों को किस करता हूँ। एक हाथ से उसकी कमर थामे हुए उसे धीरे से दीवार की तरफ ले जाता हूँ और बेहद सावधानी से उसे अपने करीब रखता हूँ। शुरुआत में उसका शरीर पूरी तरह सख्त था, फिर वह हैरान होती है और आखिर में धीरे धीरे खुद को मेरे हवाले कर देती है। वह आंखें बंद कर लेती है। उसकी सफेद ड्रेस अब पूरी तरह सिकुड़ चुकी थी, जिस पर अनजाने में उसके हाथ मेरी पीठ तक पहुंच जाते हैं और फिर वह मुझे कसकर पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ऊपर जलती हुई लाइट कभी जलती है, कभी बुझती है। बाकी की कहानी पेड कंटेंट है, तो उसे मैं आपकी तरफ से देख लेता हूँ। इसके बाद रीबर्थ के बाद से दिमाग में घूम रही सारी बातें फिर से सामने आने लगती हैं। जिस किडनैपर ने मुझे अगवा किया था, उसका कभी लियू रुयान से संपर्क रहा था। वह एक ऐसा बॉस था जिसकी कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। वहीं मुक्यूकी के साथ हुआ एक्सीडेंट भी कोई हादसा नहीं था। असल में यह सब मेरे सेकंड अंकल की साजिश थी। उसने जानबूझकर मुझे और लियू रुयान को अलग करने के लिए यह सब प्लान किया था। ये सारी बातें मुझे पिछली लाइफ के आखिरी साल में पता चली थीं, लेकिन एक बात आज तक समझ नहीं आई। मेरी लोकेशन हमेशा सीक्रेट रहती थी, फिर किडनैपर्स को मेरे बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? जिस पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब आता है, मुक्यूकी का वह फोन कॉल और मौत से पहले उसकी कही हुई बातें। मुझे याद आता है कि लियू रुयान ने एक बार कहा था, थैंक्स मुक्यूकी, अगर वह नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाती। कहते हैं जो इंसान किसी घटना के बीच में होता है वह सबसे कम समझ पाता है, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगने लगता है कि जिस बचपन की दोस्त पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उस मुक्यूकी ने आखिर इस पूरी घटना में क्या रोल निभाया था। पिछली रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था, ऊपर से मानसिक थकान भी बहुत थी, जिसकी वजह से अगली सुबह सिर भारी लग रहा था और मैं दोपहर तक सोता रह गया। शायद लियू रुयान पहले ही समझ गई थी कि मैं भूख लगने पर जागूंगा, इसीलिए लंच पहले से ही टेबल पर सजा हुआ रखा था। पूरा घर बेहद साफ सुथरा था, हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। मैं जल्दी से फ्रेश होकर खाना खाता हूँ और फिर लियू रुयान के स्टडी रूम की तरफ चला जाता हूँ। उसका कंप्यूटर अभी भी वीडियो मीटिंग पर चल रहा था। शाम की हल्की धूप फ्लोर टू सीलिंग विंडो से होकर अंदर आ रही थी और उसकी ठंडी, खूबसूरत और रॉयल सी दिखने वाली शक्ल पर पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे की सख्ती काफी नरम दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही मेरा दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगता है। सच में जितना ज्यादा देखो उतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। लियू रुयान की ऑब्जर्वेशन स्किल हमेशा से बहुत तेज रही थी, जिस पर जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ वह तुरंत मेरी तरफ देख लेती है। लेकिन मुझे इस तरह तैयार देखकर वह कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। मैं हल्की खांसी करके अपनी झिझक छिपाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके सामने जाकर बैठ जाता हूँ। इसी दौरान मैं फोन खोलता हूँ और देखता हूँ कि मुक्यूकी की 5 मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई हैं। साथ ही कई मैसेजेस भी आए हुए थे, सभी कल रात के थे। शायद उस समय मैं आधी नींद में था, इसलिए फोन रिंग सुनकर भी नहीं जागा। जिस पर अचानक मुझे एहसास होता है कि मैं काफी देर से लियू रुयान को घूर रहा हूँ, लेकिन वह पूरी तल्लीनता से काम कर रही थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हो। मैं जानता था कि वह जानबूझकर इग्नोर कर रही है, इसलिए मैं पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता हूँ और उसके देखने की रेंज में जानबूझकर पैर हिलाने लगता हूँ। तभी लियू रुयान की आवाज अचानक रुक जाती है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वह मीटिंग में कहती है, आज के लिए इतना काफी है, और मीटिंग समाप्त कर देती है। इसके बाद वह चेयर पर पीछे टिक जाती है और हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। मुबाई, मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। कल रात तक मैं उसके लिए ब्रोदर मुंह था और आज फिर मुबाई बन गया था। मैं जैकेट उठाकर उसके कंधों पर डाल देता हूँ और मुस्कुराकर पूछता हूँ, प्रेसिडेंट लियू, कल रात मेरा फोन रिंग हुआ था क्या? जिस पर लियू रुयान शांत भाव से नजरें झुका लेती है। मुझे नहीं पता। मैं डेस्क के ऊपर झुककर उसकी ठोड़ी हल्के से ऊपर उठाता हूँ। वह चाहे कितनी भी मैच्योर क्यों न लगे, मेरी नजरों में वह अभी भी एक यंग गर्ल ही थी। जिस पर वह धीरे से कहती है, मुबाई, अभी वर्किंग आवर्स हैं। अगर उसकी सांसें थोड़ी बिखरी हुई ना होती तो मैं सच में सोच लेता कि उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके होंठों पर हल्का किस करता हूँ और मुस्कुराकर पूछता हूँ, और चाहिए? वह कुछ देर चुप रहती है, फिर ईमानदारी से जवाब देती है, चाहिए। जिस पर मैं फिर एक किस दे देता हूँ। मैं बगल वाले कमरे में इंतजार करता हूँ। काम खत्म होने के बाद साथ घर चलेंगे। अपने कमरे में लौटने के बाद मुझे फिर मुक्यूकी का कॉल आता है। ब्रदर मो। दूसरी तरफ उसकी आवाज बेहद भारी थी, लग रहा था जैसे वह पूरी रात सोई न हो। मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूँ, क्या हुआ? जिस पर वह धीमी आवाज में कहती है, मैंने कमबैक छोड़ दिया है। अगर मैं कभी रिकवर नहीं हुई तो मैं बाकी की जिंदगी शांति से जीना चाहती हूँ। मैं भौहें सिकोड़ लेता हूँ और ठंडी आवाज में जवाब देता हूँ, हम दोनों के बीच बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका है और मैं अब शादीशुदा हूँ।
यह सुनकर वह तुरंत पूछती है, तो मेरा क्या? फिर वह दुखी आवाज में कहती है, हमारे वादों का क्या? क्या इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा खराब हो गया है अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं कुछ पल चुप रह जाता हूँ, फिर धीरे से कहता हूँ, उस वक्त तुमने कहा था कि ब्रेकअप ही सही फैसला है। नई कंपनी तुम्हें सपोर्ट कर रही थी, इसलिए तुम्हारा करियर आगे बढ़ सकता था, लेकिन मुझकी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी आवाज नरम पड़ जाती है, लेकिन ब्रदर मु, आपने कहा था कि आप मेरा इंतजार करेंगे। जिस पर मैं लंबी सांस लेकर पूछता हूँ, और मुझे कितना इंतजार करना चाहिए था? तुम्हारे पास बहुत मौके थे, लेकिन तुमने हमेशा मुझे इंतजार करने दिया। फिर मेरी यादें अतीत में लौट जाती हैं। सेकंड अंकल अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मेरे माता पिता तो बचपन में ही मुझे मूव फैमिली के पास छोड़कर विदेश चले गए थे और वहां नई फैमिली बसा ली थी। मेरे लिए मैं सिर्फ मूव फैमिली का एक चेस पीस था। उधर मुंह की लगातार फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल कर रही थी और इधर मैं सेकंड अंकल के दबाव में पूरी तरह टूटता जा रहा था। उस रात मैंने उसे पूरी रात कॉल किया था, लेकिन उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। अगले दिन जब मैंने स्क्रीन पर उसका फर्स्ट किस सीन देखा, तब मेरा दिल पूरी तरह टूट गया और आखिरकार मैंने सेकंड अंकल की शर्त मान ली। तभी फोन के दूसरी तरफ से मुकी की पूछती है, क्या तुम लियो रुयान से प्यार करने लगे हो? इस बार मैं बिना एक पल गंवाए जवाब देता हूँ, हाँ। इसके बाद मुकीकी ने मुझे मैसेज भेजना लगभग बंद कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक और बात लगातार घूमती रहती है। अगर मुझे पिछली लाइफ के असली कातिल तक पहुंचना है तो मुझे लियो रुयान की मदद चाहिए होगी, लेकिन उससे पहले मुझे उसे यह यकीन दिलाना होगा कि मैं सच में रीबर्थ लेकर वापस आया हूं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वह मुझे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दे, जिस पर मैं उसके सामने टेबल पर झुककर लेट जाता हूं और बड़े जोश के साथ एक रीबर्थ नॉवेल की कहानी सुनाने लगता हूं। यह इस महीने की तीसरी रीबर्थ नॉवेल थी जो मैं उसे पढ़कर सुना रहा था। लियो रुयान बड़ी ध्यान से मेरी बात सुन रही थी, जिस पर वह अचानक कहती है, अगर तुम्हें यह स्टोरी पसंद है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसे ड्रामा सीरीज में अडैप्ट करवा सकती हूँ। मैं तुरंत सिर हिलाकर कहता हूँ, मुद्दा ये नहीं है कि मुझे पसंद है या नहीं, मुद्दा यह है कि तुम्हें पसंद है या नहीं। जिस पर वह मेरी तरफ देखती है, फिर मेरी शर्ट पर नजर डालती है जो अब तक काफी सिकुड़ चुकी थी, और हल्की सी सांस छोड़कर कहती है, तुम्हें जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। हाल के दिनों में मेरा और लियो रुयान का रिश्ता पहले से काफी बेहतर हो चुका था। वह मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर करती थी, लगभग मेरी हर बात मान लेती थी, लेकिन फिर भी हमारे बीच कोई अदृश्य दीवार मौजूद थी जो पूरी तरह टूट नहीं रही थी। जिस पर मैं चेयर खिसकाकर उसके और करीब आ जाता हूँ, फिर गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने बैठ जाता हूँ। लियो रुयान, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। यह सुनकर वह चॉपस्टिक्स नीचे रख देती है और पूरी गंभीरता से मेरी तरफ देखने लगती है। मैं बेहद गंभीर चेहरे के साथ कहता हूँ, असल में मैं भी रीबर्थ लेकर वापस आया हूँ। इसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लियो रुयान हल्का सा भौं उठाती है, उसके होंठ कसकर भींच जाते हैं। स्पष्ट था कि उसे हंसी आ रही थी, जिस पर मैं तुरंत उसकी तरफ उंगली करके कहता हूँ, देखा, तुम यकीन नहीं कर रही। उसके होंठों के कोने ऊपर उठते हैं, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर कहती है, मैं यकीन करती हूँ। जिस पर मैं एक ही सांस में पिछली लाइफ की सारी बातें बताना शुरू कर देता हूँ। शुरुआत में वह ऐसे सुन रही थी जैसे कोई बच्चा फेयरी टेल सुना रहा हो। उसे लगता था कि यह शायद कोई नया मजाक है, लेकिन धीरे धीरे उसकी भौहें सिकुड़ने लगती हैं। मैं आगे कहता हूँ, जिस आदमी ने मुझे मारा था उसका सरनेम फेंक था। बाद में वह शायद तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय बनता है और फिर अपनी कंपनी शुरू करता है। हालांकि अभी तो यह पिछले साल की बात है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह इस समय कहाँ है। और हाँ, मेरे सेकंड अंकल का भी इसमें हाथ था। आगे चलकर हमें उससे भी सावधान रहना होगा। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं होती, तभी एक तेज फोन रिंग पूरे कमरे में गूंज उठती है, जिस पर मैं और लियो रुयान दोनों एक साथ फोन स्क्रीन की तरफ देखते हैं। मेरी लापरवाही की वजह से मुक्यूकी का कॉन्टैक्ट नेम अब तक नहीं बदला गया था, जिसे देखते ही लियो रुयान के चेहरे के सारे भाव गायब हो जाते हैं और वह फिर से अपनी पुरानी ठंडी मुद्रा में लौट आती है। वह खड़ी होती है और प्लेट उठाकर कहती है, मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। वही एहसास फिर लौट आता है, जैसे वह मुझसे बच रही हो या फिर किसी चीज से डर रही हो। मैं दांत भींचता हूँ, फोन उठाता हूँ और उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता हूँ। वह मेरी तरफ पीठ करके सिंक के सामने खड़ी थी। पानी की धार लगातार बह रही थी, जिस पर मैं बिना कुछ कहे स्पीकर ऑन कर देता हूँ। अगले ही पल मूचिकी की आवाज फोन से सुनाई देती है, ब्रदर मू, शायद यह आखिरी बार है जब मैं आपको कॉल कर रही हूँ। उसकी आवाज के साथ तेज हवा की आवाज भी आ रही थी, जिससे मेरा दिल अचानक धड़क उठता है। वह धीमी आवाज में कहती है, स्कूल बिल्डिंग की रूफ पर हूँ ब्रदर मू। आपको याद है जिस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए थे? आपने कहा था कि मू, फैमिली में भी कोई आपको सच्चे दिल से नहीं चाहता और आपने मुझे रोका था। उसकी आवाज में गहरा अफसोस था, लेकिन अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही। मुझे जीने की कोई वजह नहीं मिल रही। जिस पर मेरा सिर झंझना उठता है, क्योंकि तुम कोई बेवकूफी मत करना। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए कहता हूँ, वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद मैं कॉल काट देता हूँ, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि लियो रुयान अब भी सिंक के पास खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। पानी की आवाज लगातार गूंज रही थी, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। मैं बेचैनी में उसके पास पहुंचता हूँ। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कपड़े बदलो। मैं उसका हाथ पकड़कर खींच लेता हूँ, जिस पर वह हल्का सा लड़खड़ा जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगती है। तैयार हो जाओ, मेरा अकेले जाना ठीक नहीं लगेगा, आखिर मेरी वाइफ भी तो है। इसके बाद मैं फोन निकालकर झुंझलाहट में कहता हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ।
यह मुकी की बिना स्टूडेंट्स की इवनिंग स्टडी अभी खत्म भी नहीं हुई। अगर वह इतने लोगों के सामने जंप कर गई तो क्या होगा। कुछ देर बाद लियू रुयान पूरी तरह तैयार होकर दरवाजे पर आ जाती है, जिस पर मैं हैरान होकर कहता हूँ, वाह तुम तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। उधर पुलिस पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने मुझे कहा कि फिलहाल मुक्यूकी को दोबारा कॉल न करूं, उसे उम्मीद का एक धागा पकड़े रहने देना ज्यादा जरूरी था ताकि वह कोई खतरनाक कदम न उठाए। इस दौरान स्कूल से स्टूडेंट्स को भी धीरे धीरे बाहर निकाला जा सकता था, जिस पर हम लोग तुरंत मौके की तरफ निकल पड़ते हैं। रूफ पर हवा बहुत तेज चल रही थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। पुलिस मुक्कीकी से लगभग 5 मीटर दूर खड़ी थी, कोई भी उसके ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिस पर पुलिस मुझे रूफ पर ले जाती है। एक ऑफिसर धीरे से कहता है, मिस्टर मू, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहती है, कृपया थोड़ा समय निकालिए, रेस्क्यू टीम रास्ते में है। मैं एक बार लियू रुयान की तरफ देखता हूँ। वह पुलिस टेप के बाहर खड़ी थी और चुपचाप मुझे देखकर सिर हिलाती है, जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। मुकीकी रूफ के किनारे बैठी आकृति हल्की सी हिलती है और धीरे से पीछे मुड़ती है, जिससे उसका आधा जला हुआ चेहरा दिखाई देता है। ब्रदर मू, आप आ गए। उसे देखते ही मैं कुछ पल के लिए खो जाता हूँ। मुझे एहसास होता है कि उसे देखे हुए कितना समय बीत चुका है। पिछली लाइफ में लियू रुयान के साथ गलतफहमी दूर होने के बाद हम उससे कई बार मिलने गए थे, लेकिन मुक्यूकी हमेशा हमसे दूरी बनाकर रखती थी। शायद जिस इंसान से कोई सालों तक नफरत करता रहे और फिर अचानक पता चले कि वह दोषी ही नहीं था, तो उस नफरत को छोड़ना भी आसान नहीं होता। इसके बाद लियू फैमिली पर कई दुश्मनों का दबाव बढ़ गया था और हालात इतने खराब हो गए थे कि मैं घर से बाहर तक नहीं निकल पाता था। अगर पिछली और वर्तमान दोनों लाइफ जोड़ दूं तो शायद 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया था जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मैं धीरे से कहता हूँ, मुकीकी पहले नीचे आ जाओ, लेकिन वह मेरी बात का जवाब नहीं देती, बस लगातार मुझे देखती रहती है। फिर अचानक मुस्कुराती है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, लेकिन लियू रुयान सही कहती थी, मैं बहुत एक्सट्रीम थी। शादी से पहले आपने साफ कहा था कि हम सिर्फ फैमिली रहेंगे, लेकिन मैं और ज्यादा चाहती थी। मैं बहुत लालची थी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में पुरानी यादें लौट आती हैं, जब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए थे। जब उसे गुंडे परेशान करते थे तो मैं उसकी रक्षा करता था, और जब मुझे सेकंड अंकल घर से निकाल देता था तो वही बारिश में मेरे लिए खाना लेकर आती थी और मुझे अपने घर ले जाती थी, जिस पर एक पल के लिए मेरा दिल डगमगा जाता है। क्या वह सच में मेरी मौत की जिम्मेदार हो सकती है? तभी मुक्कीकी मुस्कुराकर कहती है, आपने वादा किया था कि हर साल मेरा बर्थडे मनाएंगे, एक बर्थडे सॉन्ग गा दीजिए, फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। मैं धीरे धीरे बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू करता हूँ और जैसे जैसे मैं गाता हूँ रूफ पर बहती हवा भी मानो शांत होने लगती है। अंधेरी रात में वह बर्थडे सॉन्ग दूर तक गूंजती रहती है, लेकिन गाते गाते मुझे अचानक कुछ याद आता है। ऐसा लगता है कि मैंने कभी लियू रुयान के लिए बर्थडे सॉन्ग नहीं गाया, जिस पर मैं मन ही मन तय कर लेता हूँ घर लौटकर उसे जरूर सुनाऊंगा। आखिरकार सॉन्ग खत्म हो जाता है। मुकीकी धीरे धीरे खड़ी हो जाती है और दूर से मेरी तरफ देखकर कहती है, थैंक्स, कई साल हो गए आपकी आवाज में यह सॉन्ग सुने हुए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास एक आखिरी सवाल है। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो जाती है, ब्रदर मू, क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? मैं बहुत देर तक चुप रहता हूँ, फिर धीरे से जवाब देता हूँ, तुम मेरी फैमिली हो। मुकीकी की गहरी आंखें अचानक भीड़ की तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसकी नजर लियू रुयान से मिल गई हो। रूफ पर चलती हवा अब और ठंडी लगने लगती है। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ, मेरे साथ घर चलो, लेकिन मुक्कीकी अपनी नजरें वापस खींच लेती है, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है, ब्रदर मू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। यह कहकर वह दोनों हाथ फैला देती है और अगले ही पल खुद को अंधेरी रात की तरफ छोड़ देती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। मेरे शरीर का सारा खून मानो जम जाता है, जिस पर अगले ही सेकंड में पूरी ताकत से रूफ के किनारे की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। लेकिन मैं देर कर चुका था। मैं सिर्फ खाली अंधेरे को देखता रह जाता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो जाता है और फिर कहीं नीचे से एक भारी सी आवाज सुनाई देती है। मेरे पैर जवाब दे देते हैं और मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ता हूँ। मुकीकी इस बार सच में चली गई थी। तो क्या इसका मतलब है कि मैंने ही उसे मार दिया? यह सुनकर उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और उसका शरीर लगातार कांपने लगता है, जिस पर अचानक पीछे से 2 गर्म हाथ उसे कसकर गले लगा लेते हैं। वह जानी पहचानी खुशबू इस वक्त किसी लाइफलाइन की तरफ फील होती है, जिस पर लियू न्यूयेन उसे पकड़कर कहती है, वो मरी नहीं है। नीचे मौजूद पुलिस ने पहले ही एयर कुशन लगा दिया था, जिसने उसे बचा लिया। यह सुनकर मैं काफी देर तक आंखें बंद रखता हूँ और धीरे धीरे खुद को संभाल पाता हूँ। लियू न्यूयेन शांत आवाज में कहती है, बस कुछ मामूली खरोंचें आने आई हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। नहीं, मेरी आवाज भारी हो जाती है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं और लियू न्यूयेन वापस कार में आ जाते हैं। खिड़की के बाहर पुलिस धीरे धीरे वहां से हट रही होती है। थोड़ी देर बाद कोई हमें हॉस्पिटल लेकर जाएगा, क्योंकि मूक थात थात का इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। जिस पर मैं थकी हुई आवाज में लियू न्यूयेन से कहता हूँ, यहाँ आने से पहले एक आखिरी बात थी जो मैं तुमसे नहीं कह पाया था। मैं उसे बताता हूँ कि मुझे शक है मूक थात थात का भी पिछले जन्म वाली घटना से कुछ न कुछ संबंध है। यह सुनकर लियू
न्यू येन गहरी सांस लेती है और पूछती है, अगर उसका कोई संबंध न हुआ तो? अगर वो सच में बेगुनाह हुई तो तुम उसे चुनोगे या मुझे? जिस पर उसके मुंह से यह सवाल सुनते ही मैं पहली बार सच में राहत की सांस लेता हूँ, क्योंकि लियो न्यूयेन हमेशा खुद को वही इंसान समझती रही है जिसे कभी नहीं चुना जाएगा। मैं गंभीरता से उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, बेशक मैं तुम्हें चुनूंगा। तुम्हें याद है जब मूक थात थात ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया था? उस वक्त मैं उससे पहले ही ब्रेकअप कर चुका था। वह फिल्में कर रही थी, उसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी, और जब मेरी शादी तुमसे हुई तब हमारे ब्रेकअप को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका था। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में मैं तुमसे नफरत करता था, ठीक वैसे ही जैसे सेकंड अंकल से करता था। मुझे उन लोगों से नफरत थी जो मेरी जिंदगी में बिना इजाजत घुस आते हैं। और उसी समय मूक थात थात इन्वेस्टर के साथ डिनर पर जाते वक्त एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, और कार तुम चला रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें भी सेकंड अंकल जैसा ही बेरहम इंसान समझ लिया था। मैं तुमसे इसलिए नफरत नहीं करता था क्योंकि मुझे मूक थात थात से प्यार था। मैं बस ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो थोड़ी सी नाराजगी में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। यह सुनकर लियो न्यूयेन धीरे से मेरा हाथ पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो, सच में गलती मेरी थी। मैंने उस वक्त ठीक से नहीं सोचा। जिस पर मैं उसके माथे को हल्के से चूमते हुए कहता हूँ, नहीं नाथ, नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि गलती सेकंड अंकल की थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और अगर कोई तुम्हें दोष देता है तो मैं खुद उससे हिसाब बराबर करूंगा। यह सुनकर वह कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, थैंक यू। मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा पक्ष लिया है, और वो इंसान तुम हो। जिस पर मुझे और भी ज्यादा अपराध बोध फील होने लगता है। फिर लियो न्यूयेन गंभीर नजरों से मुझे देखकर पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने मुझे पसंद करना कब शुरू किया था? अंधेरा काफी गहरा होता है, लेकिन मैं फिर भी उसकी आंखों में छिपी भावनाओं को साफ देख पा रहा होता हूँ। जिस पर मैं धीरे धीरे बोलना शुरू करता हूँ। एक बार तुम नशे में घर लौटी थी और गलती से वह स्कार्फ खराब कर दिया था जो मैंने पप्पी के लिए बुना था। आधी रात को तुम जमीन पर बैठकर उसे दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा तब तुमने जवाब दिया था कि अगर पप्पी के पास स्कार्फ नहीं होगा तो उसे सर्दी लग जाएगी। उसी पल मुझे लगा कि जो इंसान एक पप्पी के ठंड लगने की इतनी फिक्र करता है वह किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन एक बात अभी भी थी जो मैंने उसे नहीं बताई। उस रात लियो न्यूयेन नींद में बड़बड़ा रही थी। उसने कहा था अनमों को भी ठंड लगती होगी, और संयोग से मैं आधी रात पानी पीने उठा था और मैंने उसकी बात सुन ली थी, जिस पर मेरा दिल उसी पल पिघल गया था। मुझे लगा था कि वह भी बहुत अकेली है, ऐसा इंसान जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। यह सुनकर लियो न्यूयेन बड़ी दिलचस्पी से पूछती है, तो क्या हमारे घर में पप्पी भी होगा? मैं हंसते हुए कहता हूँ, 3 साल बाद तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट में एक पप्पी देने वाली थी। तुमने कहा था कि तुम बहुत बिजी रहती हो और घर कम आती हो, इसलिए वह मेरा साथी बनेगा। मैं उंगलियों पर हिसाब लगाता हूँ और मुस्कुराता हूँ। अगर गिनूं तो इस वक्त वह शायद किसी घर में बूढ़ा डॉग बन चुका होगा। अभी तक रीइंकार्नेशन भी नहीं हुआ होगा। हमारा पप्पी बहुत स्मार्ट था, जो भी सिखाओ तुरंत सीख जाता था। कभी कभी तो मुझे शक होता था कि शायद उसने मेनपो सूप भी नहीं पी थी। यह कहते कहते मैं अचानक रुक जाता हूँ, जिस पर लियो न्यूयेन भी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़कर कहता हूँ, मोक थात थात भी हमारी तरह ही है। मतलब मैं और ज्यादा गंभीर हो जाता हूँ। अभी जब कूदने वाली थी उसने कहा कि उसे कई सालों से मेरा बर्थडे सॉन्ग नहीं सुनने मिला, लेकिन मैंने तो पिछले साल ही उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया था। यह सुनकर लियो न्यूयेन तुरंत समझ जाती है कि मामला क्या है। आधे घंटे बाद जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि कोई पहले ही मूक थात थात को वहां से ले जा चुका है, और जब हम ज्यादा जानकारी मांगते हैं तो पेशेंट प्राइवेसी का बहाना बनाकर हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया जाता है। जिस पर अब यह मानना मुश्किल हो जाता है कि मूक थात थात का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वापसी के रास्ते में मैं लगातार एक ही बात सोचता रहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसने जानबूझकर छलांग लगाई थी? लियो न्यूयेन हल्की सी मुस्कुराती है। ज्यादा ऊंची बिल्डिंग न हो तो पुलिस हमेशा एयर कुशन तैयार रखती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो 100% यकीन के साथ कूदती और बच जाती। मैं उसकी तरफ देखता रहता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है वह ऐसा क्यों कर रही थी? जिस पर वह हल्के से नाक सिकोड़ती है, तुम्हारी सिंपैथी जीतने के लिए, ताकि तुम उसकी तरफ झुक जाओ। यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ, क्योंकि दोनों जन्मों में यह पहली बार था जब लियो न्यूयेन इतनी खुलकर जलन दिखा रही थी। मैं गंभीरता से सिर हिलाता हूँ, जिस पर वह सूखी आवाज में कहती है, समझे, औरतों को औरतें सबसे अच्छी तरह समझती हैं। मैं खिड़की के बाहर गुजरते नजारों को देखता हूँ और गहरी सोच में डूब जाता हूँ। फिर मुझे पिछले जन्म की वह घटना याद आती है जब उसने बिना एक पल गंवाए आग के समुद्र में छलांग लगा दी थी और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। उस याद के साथ मेरा दिल फिर से दर्द करने लगता है। कई घंटों के सफर के बाद हम घर पहुंचते हैं। तब तक रात काफी हो चुकी होती है। आंट लियो वापस जा चुकी होती है और लिविंग रूम की लाइट भी बंद होती है। लियो न्यूयेन जैसे ही स्विच की तरफ हाथ बढ़ाती है, मैं उसे पकड़कर सोफा पर गिरा देता हूँ, जिस पर वह हैरानी से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो?
मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता हूँ, लियो न्यूयेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनते ही उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक आई लव यू उसके दिल को इतना हिला सकता है। जिस पर मैं मुस्कुराकर और भी नरम आवाज में कहता हूँ, वाइफ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले ही पल वह मुझे कसकर गले लगा लेती है और उस पल मैं बिना किसी विरोध के उसके प्यार को महसूस करता रहता हूँ। फिर मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, क्या तुमने हमारे बच्चे का निकनेम सोच लिया है? जिस पर लियो न्यूयेन भावनाओं से भरकर मुझे कसकर गले लगा लेती है और धीरे से कहती है, आन्हमो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। नहाने के बाद मेरी आंखें भारी होने लगती हैं और फिर मैं उसे अपनी बाहों में भरकर उसी सुकून के साथ उसके पास लेटा रहता हूँ। सारा फायदा उठाकर वह एक आज्ञाकारी बिल्ली की तरह मेरे पास सिमट जाती है, जैसे उसे कभी गुस्सा आना ही नहीं आता हो। अनमो, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसकी लाड़ भरी आवाज मुझसे चिपकी रहती है, जिस पर वह अचानक कहती है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तुमने मुझसे मूवी देखने चलने का वादा किया था, लेकिन अगले दिन तुमने कहा कि तुम्हारे पेट में दर्द है और फिर चले गए। हॉस्पिटल गए थे या उससे मिलने गए थे? यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ। मेरे लिए तो वह बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। उस घटना का मूक थात से कोई लेना देना नहीं था। उस दिन मैं सच में हॉस्पिटल जाकर आईवी ड्रिप लगवा रहा था, लेकिन लियो न्यूयन के लहजे से साफ लग रहा था कि बात कुछ और है, जिस पर मेरी सारी नींद पल भर में गायब हो जाती है। मैं तुरंत उठकर बैठ जाता हूँ। यह देखकर लियो न्यूयेन थोड़ा घबरा जाती है। सॉरी, रुको, पहले सॉरी मत बोलो। मैं पैर मोड़कर बैठ जाता हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ, बस जानना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मूक थात से मिलने गया था? अपनी क्षमता के हिसाब से लियो न्यूयेन आसानी से मेरा शेड्यूल पता कर सकती थी। उसे यह भी पता चल जाता कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था और ड्रिप लगवा रहा था, लेकिन उसने कभी जांच नहीं करवाई। जिस पर कुछ देर की चुप्पी के बाद लियो न्यूयेन आखिर सच बता देती है। मैं मूक थात की मोमेंट्स देख सकती थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों की आंखों में एक जैसी हैरानी दिखाई देती है, जिस पर लियो न्यूयेन अपना फोन निकालकर मुझे दे देती है। मैं जल्दी से मूक थात की प्रोफाइल खोलता हूँ, लेकिन जैसे ही उसकी मोमेंट्स की पोस्ट देखता हूँ, मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 9 अगस्त, आज अनहमो मेरा बर्थडे मनाने वाले हैं। थैंक यू माय लव। 1 अक्टूबर, आज फिर अनहमो के हाथ का बना खाना खाने को मिला। स्वाद बिल्कुल पहले जैसा है। मैं पागलों की तरह स्क्रॉल करना शुरू कर देता हूँ। फिर मुझे 6 महीने पुरानी एक पोस्ट दिखाई देती है। मूवी रिलीज हो गई, अब अनहमो का इंतजार है। और वह वही दिन था जब मुझे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ था। लेकिन जब मैं अपना फोन खोलता हूँ तो मूक थात की प्रोफाइल पूरी तरह खाली दिखाई देती है। इन पोस्ट को सिर्फ लियो न्यूयेन ही देख सकती थी। असल में शादी के बाद मेरा मूक थात से लगभग कोई कांटेक्ट नहीं था। ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल का फोन आता था मेडिकल बिल्स भरने के लिए, या फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान बदलने के लिए मुझसे कांटेक्ट करते थे, बस इतना ही। मैं सच में उसे सिर्फ एक पुराने दोस्त की तरह देखता था, लेकिन उसने पीछे से बार बार मेरे सबसे करीब इंसान को चोट पहुंचाई। यह सोचकर मेरा सिर दर्द से फटने लगता है। और तुमने ये सब सच मान लिया? इन पोस्ट्स में मेरी एक भी फोटो नहीं है। जिस पर लियो न्यूयेन मेरे फोन की खाली प्रोफाइल को घूरती रहती है। धीरे धीरे उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी लौटने लगती है। अनमो, मैं विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह बार बार ऐप खोलती और बंद करती रहती है, जैसे किसी चीज की पुष्टि करना चाहती हो, या शायद सिर्फ घबराहट में ऐसा कर रही हो। क्योंकि अगर मैंने किसी को जांच के लिए भेजा होता और पता चलता कि तुम सच में उसके साथ सिनेमा हॉल में बैठे हो, तो शायद मैं टूट जाती। इसलिए मैंने जानना ही नहीं चाहा। यह सुनकर मेरा दिल कसकर दर्द करता है। मैं गुस्से और दुख के बीच फंस जाता हूँ। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? लेकिन आधी बात कहते कहते मैं खुद रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे जवाब पता था। वह पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकती थी। उस वक्त मैं अक्सर उसे कड़वी बातें सुनाता रहता था और शायद उसे लगता था कि मेरा जवाब उसकी कल्पना से भी ज्यादा बुरा होगा। गलती मेरी थी। मैं अपनी दुखी वाइफ को बाहों में भर लेता हूँ। मेरी आंखें भीगने लगती हैं। सॉरी, आज के बाद मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। जिस पर वह हल्का सा मुस्कुराती है। मैं भी तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी। बस इतना मत कहना कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। उस रात हमारे बीच की आखिरी दीवार भी टूट जाती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि लियो न्यूयेन में थोड़ा मासोचिस्ट वाला स्वभाव है। एक दिन डांट न पड़े तो जैसे उसे चैन ही नहीं आता। फिर एक शुरुआती ऑटम की सुबह मैं दोबारा गुस्से से फट पड़ता हूँ। लियो न्यूयेन, क्या तुम कंपनी में काम करते करते खुद को खत्म कर देना चाहती हो? क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दे दूं? फोन के दूसरी तरफ से उसकी आकर्षक आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार आवाज बुरी तरह बैठी हुई होती है। उसकी नाक भी बंद लग रही होती है, जिस पर वह हंसते हुए जवाब देती है, मैं अभी भी संभाल सकती हूँ। लेकिन उसी रात तड़के सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है। उसका पूरा शरीर तप रहा होता है। मैं तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ, दवा लिखवाता हूँ, फिर आधा मनाकर आधा जबरदस्ती करके उसे दवा खिलाता हूँ। इसके बाद पूरी रात उसके शरीर पर गीले तौलिए से पानी फेरता रहता हूँ, जब तक सुबह होने के करीब उसका बुखार उतर नहीं जाता। अगली सुबह मैं आंट लियो के लिए हल्का डाइट प्लान लिखकर छोड़ देता हूँ, ताकि लियो न्यूयेन उठे तो वही खाना मिले। लेकिन जब मेरी आंख खुलती है तब सुबह के 10 बज चुके होते हैं और वह पहले ही कंपनी जा चुकी होती है। शायद पिछले जन्म की यादों की वजह से मैं उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत सेंसिटिव हो चुका था। नाश्ता खत्म करते ही मैं आंट लियो के बनाए सूप का थर्मस उठाता हूँ
और जल्दी से उसकी कंपनी पहुंच जाता हूं, जिस पर सेक्रेटरी मुझे देखते ही घबराकर खड़ी हो जाती है। मैडम लियो अभी ऑफिस में है, फिलहाल किसी से नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। यह कहकर मैं ऑफिस के बाहर सोफा पर बैठ जाता हूँ और फोन चलाने लगता हूँ। कुछ देर बाद अंदर से बातचीत की आवाज आने लगती है, लेकिन लियो न्यूयन की आवाज आज बेहद ठंडी और तेज होती है, इतनी ठंडी कि मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन उसे गंवाना तुम्हारी अपनी गलती थी। जिस पर अंदर से एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, मैडम लियो आपने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया है। लियो न्यूयन ठंडी हंसी हंसती है, तो क्या हुआ, तुम ऐसा करके गलत कर रही हो। मैं बिजनेस करती हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट देखती हूँ, किसी के साथ न्याय अन्याय की बहस नहीं करती। मैं ठुड्डी पर हाथ रखकर मजे से सुनता रहता हूँ और दूसरी तरफ सेक्रेटरी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका होता है। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है। एक मिडिल एज्ड आदमी गुस्से में बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसकी नजर मुझ पर पड़ जाती है, जिस पर मैं एकदम जम जाता हूँ, क्योंकि वह फोंग बॉस था, वही इंसान जिसने पिछले जन्म में मुझे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल किया था। क्या लियो न्यूयन ने पहले ही अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी? वह सच में एक्शन लेने वालों में से थी। जिस पर सेक्रेटरी जल्दी से ऊंची आवाज में बोलती है, मैडम लियो आपके हस्बैंड आ गए हैं। मैं भी होश में लौट आता हूँ, फिर लंच बॉक्स उठाकर अंदर चला जाता हूँ। लियो न्यूयन खिड़की के पास बैठी होती है, सफेद शर्ट में वह हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मुझे देखते ही वह नरम मुस्कान देती है। आज दोपहर घर चलोगे? मैं लंच बॉक्स मेज पर रखता हूँ और उसके सामने बैठ जाता हूँ। अभी जो आदमी गया वही इंसान है जिसने पिछले जन्म में मुझ पर हमला किया था। यह सुनते ही उसकी खूबसूरत आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आती है। उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, यह कहकर वह सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगती है। समय बिल्कुल सही था, सूप अभी भी गर्म था और हमेशा की तरह उसका खाने का तरीका भी बेहद सलीकेदार था। उसे देखते रहना ही मन को सुकून देता था। 2 जन्मों तक उलझे रहने के बाद मुझे अब जाकर पहली बार प्यार में होने का एहसास हो रहा था। समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते लेट ऑटन आ जाता है। मूक थात जैसे पूरी तरह हमारी जिंदगी से गायब हो चुकी होती है। उसका फोन नंबर बंद हो चुका था, सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म हो चुके थे। कभी कभी स्कूल से निकलते स्टूडेंट्स को देखकर मुझे पुरानी बातें याद आ जाती थीं, लेकिन मेरा इंट्यूशन लगातार कह रहा था कि यह कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। दूसरी तरफ लियो न्यूयन दिन ब दिन और ज्यादा बिजी होती जा रही थी। सुबह जल्दी निकलती, रात देर से लौटती, जिस पर मुझे बार बार पिछला जन्म याद आता। तब भी वह बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे उसके पास कभी खत्म न होने वाला काम हो। सर 10 बज चुके हैं, अब सो भी जाइए। मैं कालीन पर पैर मोड़कर बैठा होता हूँ। मेरे आसपास अभी अभी खरीदे गए सामानों का ढेर लगा होता है, जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। गिनूं तो पूरा 1 हफ्ता हो चुका था जब से मेरी लियो न्यूयन से ठीक से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए आज अचानक उसका इंतजार करने का मन कर रहा था। मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा था, जिस पर मैं मॉल जाकर लियो न्यूयन के लिए विंटर क्लॉथ्स खरीद लाया था। एक कैमल कलर का चेक पैटर्न स्कार्फ, एक वुल कोट और उसकी पसंद की चीज, एक जोड़ी फर वाले ग्लव्स। वो थोड़े बच्चों जैसे लग रहे थे, लेकिन बेहद प्यारे भी थे। जब मैं सामान क्लोजेट में रखने जाता हूँ, तभी कोट की जेब से फोन के वाइब्रेट होने की आवाज आती है। मैं फोन निकाल कर देखता हूँ, वह एक ईमेल होता है, जिस पर मैं उसकी फोटो लेकर लियो न्यूयन को मैसेज भेज देता हूँ। डियर वाइफ, तुम्हारे पास ऐसा फोन कब से है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। मैं मजाक में उसे छेड़ता हूँ। वह अब मेरी ऐसी हरकतों की आदी हो चुकी थी, जिस पर वह तुरंत रिप्लाई करती है, वो वर्क फोन है, मैं गलती से घर पर छोड़ आई, तुम मेरे लिए ईमेल चेक कर दो। मैं मुस्कुराता हूँ, कहीं कोई लव लेटर तो नहीं आया? अगर आया हुआ तो मैं हंगामा कर दूंगा। लेकिन ईमेल खुलते ही मेरी मुस्कान गायब हो जाती है। स्क्रीन पर एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाई देती है। मैं आंखें सिकोड़कर उसे झूम करता हूँ। मोतन स्कल फ्रैक्चर, ब्रेन हेमरेज। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया हो। नीचे डेथ सर्टिफिकेट भी लगा हुआ था, कॉज ऑफ डेथ वर्क साइट एक्सीडेंट। मैं अनजाने में बुदबुदाता हूँ, बेचारा। इसी बीच लियो न्यूयन का मैसेज फिर आता है, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। मैं फोन रख देता हूँ। किचन में उसके लिए खाना अभी भी गर्म हो रहा था, जिस पर मैं दोबारा गिफ्ट पैक करने लगता हूँ। मैं चाहता था कि सारे नए कपड़े एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह उसे दूं, लेकिन तभी फोन फिर बज उठता है। कॉलर आईडी पर ट्रांफी का नाम चमक रहा होता है। ब्रोदर, आखिर कब मेरे साथ स्टूडियो खोलने का फैसला करोगे? मैं हंसकर जवाब देता हूँ, अभी नहीं, फिलहाल मुझे लियो न्यूयन के साथ रहना है, थोड़ा और इंतजार कर। यह सुनकर तानफी मजाक उड़ाने लगता है। पहले तो उसे परेशान करते करते जान निकाल देते थे और अब हर वक्त उसी से चिपके रहते हो। मैं हंस पड़ता हूँ, पहले मैं अंधा था, अब ठीक हो गया हूँ। ट्रांफी बेबस होकर आह भरता है, ठीक है, लेकिन पता है तुम्हारे डिजाइन के कितने फैंस हैं? जल्दी काम शुरू करो बॉस। मैं कुछ पल सोचता हूँ, फिर कहता हूँ थोड़ा और वक्त दे, जिस पर ट्रांफी हंसकर बोलता है, ठीक है, तब तक अपनी लियो न्यूयन के साथ रोमांस करते रहो। मैं इनकार नहीं कर सकता था, मैं सच में उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। अगर दूसरी जिंदगी मिलने के बाद भी कुछ नहीं बदला तो आखिर में हमारा अंत फिर वही होने वाला था, इसलिए हर गुजरता दिन मेरे लिए और कीमती हो गया था। लियो न्यूयन हमेशा की तरह समय पर घर लौटती है। लिविंग रूम में सिर्फ एक छोटी लैंप जल रही होती है। सूप अभी भी गर्म रखा हुआ होता है, जिस पर वह आते ही बिल्ली की तरह मेरी गोद में कूद पड़ती है। मैं बेबस होकर उसे कसकर पकड़ लेता हूँ। ध्यान से, गिर मत जाना,
फिर मैं उसके बाल सहलाते हुए कहता हूँ, बेडरूम में चलो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है। बेडरूम के बीचों बीच एक विशाल गिफ्ट बॉक्स रखा होता है, हालांकि उसकी पैकिंग काफी टेढ़ी मेढ़ी होती है। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता हूँ, ये तुम्हारा लेट बर्थडे गिफ्ट है, खोलकर देखो। जिस पर लियू न्यूयन की आंखें चमक उठती हैं, उसके चेहरे पर साफ खुशी दिखाई देने लगती है। अनुमो, थैंक यू। लेकिन गिफ्ट खोलने से पहले वह रुक जाती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। काफी देर झिझकने के बाद वह आखिर बोलती है, मुझे तुमसे एक बात करनी है, शायद हमें कुछ समय के लिए अलग होना पड़ेगा। यह सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाता हूँ। उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था, जिस पर वह धीरे से कहती है, हमें एक नाटक करना होगा। फिर वह ईमेल की तरफ इशारा करती है। मो थान हुए मु थत थत का पिता था। जिस रिपोर्ट को तुमने अभी देखा उसमें लिखा था कि उसकी मौत कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट में हुई, और कई साल पहले वह प्रोजेक्ट तुम्हारे सेकंड अंकल और मेरे पिता का जॉइंट प्रोजेक्ट था। यह सुनकर मेरे दिमाग में अचानक एक पुरानी याद उभर आती है। उस दिन मैं स्कूल रूफटॉप पर मूक थात थात को ढूंढने गया था। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। मेरा परिवार खत्म हो गया, अब मेरा कोई अपना नहीं बचा। उस वक्त मैं भी उसके पास धीरे धीरे गया था और उसे एक आइसक्रीम पकड़ा दी थी। मेरे पास भी कोई फैमिली नहीं है, देखो ये चोट उन लड़कों ने बाथरूम में मुझे पीट कर दी है, और मेरे सेकंड अंकल को सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं उनके लिए मुसीबत क्यों बनता हूँ। मोक थात थात, वह कभी मेरी परवाह नहीं करेंगे। यह सुनकर मॉक धाट धाट नीचे उतरती है, आइसक्रीम पकड़ती है, फिर अचानक पूछती है, तुम्हारे सेकंड अंकल का नाम क्या है? मो मिनवियन। यह नाम सुनते ही उसकी आंखें बदल जाती हैं। क्या वही मो मिनवियन जो मो ग्रुप का मालिक है? मैं सिर हिला देता हूँ, जिस पर वह पहली बार मुझे इतनी गंभीर नजरों से देखती है। फिक्र मत करो, अब से हम फैमिली हैं। उस वक्त मैं उस नजर का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन कई साल बाद मुझे एहसास हुआ। शायद नाम जानने से पहले वह सच में मुझे फैमिली मानना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे मो फैमिली और मेरी पहचान का पता चला, उसे बदला लेने का एक रास्ता दिखाई दे गया। और शायद उसी दिन से उसका हर वादा झूठ पर बना हुआ था। जिस पर लियू न्यूयेन धीरे से कहती है, अनहमो, मैं देख सकती हूँ कि मूक थात थात तुमसे प्यार करती है, और तुमने कहा था कि पिछले जन्म में तुम्हारी मौत में उसका भी हाथ था, शायद इसलिए क्योंकि तुमने मुझे चुना था। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा मेरी वजह से खतरे में पड़ो। अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो भविष्य का सारा खतरा मैं अकेले झेल लूंगी। लेकिन मैं धीरे से सिर हिला देता हूँ, अगर मैं अपनी वाइफ की भी रक्षा नहीं कर सकता तो फिर मर्द कहलाने का क्या हक है मुझे? मैं तुम्हारे साथ यह नाटक जरूर करूंगा। कुछ हफ्तों बाद मीडिया में खबर फैल जाती है, बिजनेस सेलिब्रिटी लियू न्यूयेन और उनके हस्बैंड के डिवोर्स की अफवाह। उसी दिन इंटरनेट पर मेरी विला छोड़कर जाते हुए फोटोज भी वायरल हो जाती हैं, जिस पर ट्रान फी मुझे घूरता रहता है। जब मैं अपना सामान उठाकर उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा होता हूँ, वह खुशी से चिल्ला पड़ता है, बॉस आखिर तुमने करियर पर ध्यान देने का फैसला कर ही लिया। लेकिन 3 दिन बाद मुझे सेकंड अंकल का फोन आता है, मोबाच आज रात घर आ सकते हो? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, सेकंड अंकल, अचानक मेरी याद कैसे आ गई? क्या मैं अभी अभी डिवोर्स नहीं हुआ हूँ? जिस पर वह हंसते हुए कहते हैं, फैमिली तुम्हें बाहर दुख झेलते हुए नहीं देख सकती। आज एक पार्टी रखी है, सोचा तुम्हारे लिए कोई नया रिश्ता भी देख लूं। मैं हल्का सा हंस देता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क काफी तेज है, तो आओगे या नहीं? मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। कॉल खत्म होते ही ट्रान फी चिंतित होकर मेरी तरफ देखता है, क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बहुत पहले रिश्ता नहीं तोड़ लिया था? फिर वो फैमिली के मामलों में क्यों पड़ रहे हो? मैं शांत आवाज में कहता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग लगातार मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात मैं फॉर्मल सूट पहनकर मो फैमिली मैंशन पहुंच जाता हूँ। बैंक्वेट हॉल मेहमानों से भरा हुआ होता है, हर तरफ वाइन ग्लासेस टकराने की आवाजें आ रही होती हैं। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, सभी की नजरें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं और चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। क्या यही मो फैमिली का यंग मास्टर है? क्या हमारी बेटी को उससे मिलवाना चाहिए? अगर रिश्ता बन गया तो कई साल की मेहनत बच जाएगी। मैं भीड़ के बीच से आगे बढ़ता हूँ, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ती है, जिसे सुने हुए काफी वक्त हो चुका था। मैं आवाज की दिशा में देखता हूँ और वहां भीड़ के बीच वाइन ग्लास पकड़े हुए लियू न्यूयंग खड़ी दिखाई देती है, को हमेशा की तरह सबसे अलग नजर आती है। उसके डिवोर्स की खबर सुनते ही न जाने कितने बॉस उसे अप्रोच करने लगते हैं और कई लेयर में उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर लियू रोयान ठंडी नजर से मेरी तरफ देखती है और थू अना भी उसकी एक्टिंग में साथ देने के लिए मेरी तरफ देखती है। लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता, बल्कि दरवाजा खोलकर बालकनी की तरफ निकल जाता हूँ ताकि थोड़ी फ्रेश एयर ले सकूं। लेकिन बालकनी पर पहले से ही कोई मौजूद होता है, और वो कोई अनजान नहीं बल्कि मेरी पुरानी जान पहचान की मूक थात थात होती है। वह रेलिंग के सहारे खड़ी होती है, उसका जल्ला हुआ चेहरा अंधेरे में आधा छिपा रहता है और सिर्फ उसका खूबसूरत आधा चेहरा ही दिखाई देता है। अनमो, बहुत समय हो गया मिले हुए। जिस पर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ, हाँ बहुत समय हो गया। वह हल्का सा मुस्कुराती है, आप मुझसे इतने दूर दूर क्यों हो गए? यह सुनकर मैं अपने अंदर की बेचैनी को दबाने की कोशिश करता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तो अभी तुमसे पूछने ही वाला था, आखिर तुम कहाँ चली गई थी? मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था ना, तुम तो काफी शरारती हो गई हो। जिस पर मैं पहले की तरह मजाक में उसके कंधे पर हाथ रख देता हूँ। तभी बालकनी के बाहर की रोशनी किसी के कारण ढक जाती है,
जिस पर मैं नजर घुमाकर देखता हूँ तो लियू रुयान खिड़की के पास लापरवाही से खड़ी होकर हमारी तरफ देख रही होती है। एमॉक्स दैट जवाब देती है, मैं सर्जरी करवाने गई थी। इसके साथ ही वह थोड़ा आगे झुकती है। धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और उसका जला हुआ हिस्सा अब काफी हद तक ठीक हो चुका होता है। ध्यान से देखिए, क्या मैं पहले जैसी लगती हूँ? जिस पर मैं उसे काफी देर तक देखता रहता हूँ और फिर कहता हूँ, हाँ, बहुत हद तक पहले जैसी। लेकिन यह कहते हुए मैं एक कदम पीछे हट जाता हूँ और हमारे बीच दूरी बना लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सच में खुश हूँ। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। चाचा अपने साथ कई मेहमानों को लेकर अंदर आते हैं। आइए, मैं आप सबको मिलवाता हूँ। यह मेरा भतीजा मोबाच है और इसके बगल में हमारी कंपनी की नई एक्ट्रेस मोकथात थात है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। सच कहूं तो आज की पार्टी का मकसद इन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा मामला भी तय करना है। यह सुनकर आसपास के मेहमान बधाइयां देने लगते हैं और मुझे तथा मोकथात थात को पूरी तरह घेर लेते हैं, जिस पर मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। चाचा, मैं अभी। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मोकथात थात अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराकर कहती है, चाचास, आप चिंता मत कीजिए, आगे से मैं मोबाज का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिस पर मैं हल्का सा हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ झोंक शरीर से चिपक गई हो। हालांकि आधे मिनट बाद वह खुद ही मेरा हाथ छोड़ देती है और मेहमानों से सोशल ग्रीटिंग करने लगती है। मेरा मूड बेहद उलझा हुआ होता है। उसके खाली होते ही मैं पूछता हूँ, तुम आखिर कब से मेरे चाचा के साथ मिल गई? जिस पर मोकथात थात धीरे धीरे अपने बालों को ठीक करती है। सिर्फ मौज फैमिली की मंजूरी मिलने के बाद ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। वैसे मेरी आंट के और भी प्लान्स थे, लेकिन तुम्हारे डिवोर्स ने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, लेकिन अब वह मुझे डरावनी हद तक अजनबी लगती है। जिस पर मॉक दैट मुस्कुराती है। क्या हुआ, मुझे पहचान नहीं पा रहे? क्या आपको लग रहा है कि मैं उस एमोस दैट जैसी नहीं हूँ जो आपके दिल में थी? पहले मुझे हमेशा लगता था कि मोकथात थात की मुस्कान सूरज की तरह चमकती है। वह मेरी ही दुनिया की इंसान थी, लेकिन अब लगता है कि मैं पूरी तरह गलत था। इसके बाद वह एक एक कदम आगे बढ़ती है और मुझे लगातार पीछे हटने पर मजबूर करती है। आखिरकार मेरी पीठ कांच के दरवाजे से टकरा जाती है। अनमो, मैं हमेशा से ऐसी ही थी। धुंधली रोशनी में उसकी मुस्कान बेहद डरावनी दिखाई देती है। वैसे मेरी आंट तुम्हें छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी नहीं चाहोगे कि पिछली जिंदगी की तरह। वह रुकती है और मुस्कुराती है। लियू रुयान के साथ मरना पड़े, है ना? यह सुनकर मैं दांत भींच लेता हूँ। तो सच में वही थी। जिस पर मेरा हाथ पीछे दरवाजे के हैंडल पर जाता है और मैं धीरे से उसे दबा देता हूँ। दरवाजा खुल जाता है। अंदर से वायलिन की मधुर धुन सुनाई देती है और तेज रोशनी एकदम से अंदर फैल जाती है। मोकथात थात, इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। भीड़ में वापस घुलने मिलने के बाद मुझे एहसास होता है कि मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी है। इसके बाद मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हूँ और यादों के सहारे दूसरी मंजिल के कॉरिडोर तक पहुंचता हूँ। कॉरिडोर के आखिर में वही कमरा होता है जहां मैं पहले रहा करता था। मैं अंदर जाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, एक नरम शरीर मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा देता है। परिचित खुशबू मेरी सांसों में भर जाती है। लियू रुयान की मीठी और मैच्योर खुशबू मेरे आसपास फैल जाती है, जिसमें हल्की शराब की महक भी मिली होती है। वह धीमी आवाज में पूछती है, उसने तुम्हें कहाँ छुआ था? जिसके साथ ही एक गर्म किस मेरे कंधे पर गिरती है। कुछ देर की पैशनेट नजदीकियों के बाद मैं धीरे से पूछता हूँ, एम गे ना, पूरी तरह जलन में डूब गई हो क्या? जिस पर लियू रुयान की भारी आवाज सुनाई देती है, मैं किसी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। मैं उसके बालों को सहलाता हूँ और कहता हूँ, मॉक दैट अब मेरे चाचा के साथ मिल चुकी है। वह मेरी हालत तक जानती है। तुम्हारे प्लान के बारे में भी उसे अंदाजा है। क्या तुम्हें अब भी पूरा भरोसा है? जिस पर लियू रुयान कुछ पल चुप रहती है। मोबाच, अगर इस वजह से मो फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो तुम क्या करोगे? तब मुझे समझ आता है कि वह इसी बात को लेकर परेशान है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मेरे माता पिता की शादी सिर्फ बिजनेस मैरिज थी। वे एक दूसरे से नफरत करते थे। मेरे पैदा होते ही उन्होंने मुझे चाचा के पास छोड़ दिया और खुद विदेश में बस गए। चाचा ने हमेशा मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं होती तो शायद मैं बहुत पहले मर चुका होता। इसलिए मेरी चिंता मत करो। अगर मो फैमिली सच में बर्बाद होती है तो उसका कारण मेरे चाचा की बुरी करतूतें होंगी और वह उसी लायक है। इसके बाद अगले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी फिर सामान्य हो जाती है। आखिर एडल्ट होने के बाद मैंने कभी मो फैमिली से एक पैसा तक नहीं लिया था। मैं हमेशा पार्ट टाइम काम करके खुद को संभालता आया था। डिजाइन फील्ड में भी मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली थीं, सिवाय इसके कि चाचा बार बार मुझे वापस बुलाकर मोकथात थात के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज करते रहते थे। बाकी सब कुछ शांत चल रहा होता है। जिस पर ट्रांफी बहुत नाराज रहता है। रिश्ता तोड़ चुके हो फिर भी उनकी बात क्यों मान रहे हो? लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि मोकथात थात मेरी हालत अच्छी तरह जानती है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वह मेरे चाचा को लियू रुयान के खिलाफ भड़काती रहती, और जब तक लियू रुयान उन दोनों को पूरी तरह खत्म नहीं कर देती मुझे उन्हें व्यस्त रखना ही पड़ता है। ट्रांफी को टीवी देखना बहुत पसंद होता है। आजकल लियू रुयान अक्सर फाइनेंशियल चैनल पर दिखाई देती है और जब भी वह उसे देखता है गुस्से से भड़क उठता है। मोबाच, तुम्हारी दूसरी वाइफ को जरूर मेरे सामने लाना। वह रिमोट पकड़कर कांपते हुए लियू रुयान की तरफ इशारा करता है। ऐसी औरत को देखकर ही पता चल जाता है कि यह कोई अच्छी इंसान। मोबाच, तुम्हारी दूसरी वाइफ को जरूर मेरे सामने लाना। वह रिमोट पकड़कर कांपते हुए लियू रुयान की तरफ इशारा
करता है। ऐसी औरत को देखकर ही पता चल जाता है कि यह कोई अच्छी इंसान नहीं है। अगर मैंने तुम्हें फिर ऐसी औरत से शादी करने दी तो मैं सिर के बल खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। जिस पर मैं अपने डिजाइन ड्राफ्ट से सिर उठाकर बेबस हंसी के साथ कहता हूँ, दोस्त इतनी पक्की कसम मत खाओ, अपने लिए पीछे हटने का रास्ता भी छोड़ दिया करो। आखिर अब तो मैं भी लियू रुयान से मिलने जाता हूँ तो चोरी छिपे ही जाता हूँ। हाल ही में शंदोंग में भारी बर्फबारी हुई होती है। मैं मोटा स्वेटर पहनकर कॉरिडोर से बाहर निकलता हूँ। लियू रुयान की कार नीचे खड़ी होती है। मौसम बेहद ठंडा होता है, लेकिन वह फिर भी कार के बाहर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही होती है। उसके शरीर पर वही वूल कोट होता है जो मैंने उसे खरीदा था, और गले में वही स्कार्फ होता है जो मैंने गिफ्ट किया था। जिस पर मैं उसकी तरफ हाथ हिलाता हूँ और यह देखते ही वह खुशी से छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई आती है और सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ती है। मैं जल्दी से उसे मनाते हुए कहता हूँ, बाहर बहुत ठंड है, चलो कार के अंदर चलते हैं। जिस पर कार की लाइट अचानक बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बस थोड़ी दूर खड़ा स्ट्रीट लाइट बर्फ से ढकी सफेद जमीन पर हल्की रोशनी बिखेर रहा होता है। मैं अपना मोटा जैकेट कसकर लपेटता हूँ और काफी देर तक जेब टटोलने के बाद एक लॉलीपॉप निकालता हूँ। ये तुम्हारे लिए। जिस पर लियू रुयान मुस्कुराते हुए मेरा गिफ्ट ले लेती है। मेरे पास तो पहले से बहुत है, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मैं उसे वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन वह फौरन हाथ पीछे खींच लेती है। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है। सच कहूँ तो मेरे और उसके बीच कोई खास कॉमन टॉपिक नहीं होता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारे पास हमेशा बातें खत्म ही नहीं होती। जिस पर मैं मुस्कुराकर उसके कंधे से टिक जाता हूँ। मेरा दोस्त कह रहा था, अगर डिवोर्स के बाद भी मैंने तुम्हारे जैसी किसी से शादी की तो वो है, और मेरा हाथ पकड़ लेती है, तो फिर किसी और को चुन लो। जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, क्या बेकार की बातें कर रही हो? वह नजरें झुका लेती है और चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां लंबी और बेहद खूबसूरत होती हैं, लेकिन हमेशा की तरह ठंडी भी होती हैं। पता नहीं हाल में क्या हो रहा था। मुझे लगातार बुरे सपने आते रहते थे। हर बार मैं यही सपना देखता था कि लियू रुयान मुझे अकेले अच्छी तरह जीने के लिए कह रही है। तभी लियू रुयान अचानक बोलती है, अनमो, मेरा मतलब है अगर एक दिन मैं अचानक तुमसे दूर चली जाऊं तो। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही मैं उसकी बात काट देता हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। जिस पर मैं उसके बालों पर किस करता हूँ और धीरे से कहता हूँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। अगली सुबह मैं और ट्रैन फी जल्दी जल्दी टैक्सी में बैठते हैं और स्टूडियो जाने की तैयारी करते हैं। तभी मूक थात थात का फोन आता है। अनमो बैच, आप कहाँ तक पहुंचे? जिस पर मुझे अचानक याद आता है कि आज उसकी डेट का वादा था। सॉरी, मुझे जरूरी काम है। मूक थात थात पूछती है, कहाँ हो? एड्रेस भेज दो। लेकिन ट्रैनफी जानता था कि मैं उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वह मेरा फोन छीनकर सीधा कॉल काट देता है। उसी समय टैक्सी में रेडियो न्यूज चल रही होती है। हम दोनों कुछ देर तक सुनते रहते हैं, फिर अचानक चुप हो जाते हैं। मोक फैमिली के साथ कुछ हो गया? यह घटना बहुत पहले की जड़ से जुड़ी होती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था। जिस पर ट्रैनफी चिंता से मेरी तरफ देखता है, लेकिन मैं सिर हिलाता हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान इतनी जल्दी एक्शन ले लेगी। पिछली जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में घूम जाती हैं। उस एक्सप्लोजन के पीछे असली मास्टरमाइंड मेरा दूसरा चाचा ही था। धीरे धीरे मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगता है। इस बार सब कुछ 10 साल पहले ही हो गया था। लियू रुयान की कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी और चाचा की ताकत अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी। शायद इस बार पिछली जिंदगी जैसी त्रासदी नहीं होगी। आज सड़क पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होता। टैक्सी ड्राइवर आराम से गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही एक कार अचानक हमारी तरफ पूरी रफ्तार से आ जाती है और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तभी दूर से किसी की आवाज सुनाई देती है, मोबाज जल्दी आंख खोल बेवकूफ। धातु रगड़ने की तीखी आवाज मुझे नींद से जगा देती है। मैं मुश्किल से आंखें खोलता हूँ। मेरे हाथ पैर भारी हो चुके होते हैं। सामने स्टील पाइप दिखाई देता है और ट्रांफी उसी पाइप से बंधा हुआ बैठा होता है। हवा के साथ मशीन ऑयल और मिट्टी की गंध फैल रही होती है। मैं हैरानी से जमीन से उठकर बैठ जाता हूँ, जिस पर ट्रांफी राहत की सांस लेता है। भगवान का शुक्र है तू जाग गया, जल्दी मुझे खोल। मैं उसके पास जाकर बैठता हूँ और मोटी रस्सी को देखता हूँ। उसी पल पुरानी यादें वापस लौट आती हैं। मैं तुरंत चारों तरफ देखता हूँ और मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना दौड़ जाता है। यही तो वो छोड़ी हुई फैक्ट्री है जहाँ पिछली जिंदगी में मेरी मौत हुई थी। रस्सी पर डेड नॉट लगी होती है। उसे खोलना नामुमकिन था। जिस पर ट्रांफी गुस्से में गालियां देता हुआ रस्सी घिसने लगता है। मुझे किडनैप करने की हिम्मत की है। लगता है इन लोगों को जीने का शौक नहीं रहा। लेकिन काफी देर घिसने के बाद भी रस्सी नहीं टूटती। आखिर थककर वह पत्थर से टिक जाता है। इन्होंने मुझे बांधा है, तुझे नहीं। मतलब इनका टारगेट मैं हूँ। जब तक कोई नहीं है तू भागकर पुलिस बुला। मैं कड़वी मुस्कान के साथ कहता हूँ, सॉरी, इस बार मेरी वजह से तू फंस गया। क्या मतलब? लेकिन उसके बोलने से पहले ही पीछे से मूक थात थात की आवाज आती है, तुम्हारा ये दोस्त वाकई काफी दिलचस्प है। ट्रांफी उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन मैं तुरंत उसकी आंखें ढक देता हूँ और मूक थात थात को घूरता हूँ। उसे कुछ नहीं पता, लेकिन ट्रांफी अब खुद को रोक नहीं पाता। सुनो, मैं यू फैमिली से हूँ। मुझे बांधने की हिम्मत की है तुमने। मेरे पिता तुम्हें इसकी कीमत चुकवा देंगे। यह सुनते ही मूक थात थात का चेहरा उतर जाता है।
जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, तुमने सुन लिया, हमारे बीच की बात में यू फैमिली को घसीटने की जरूरत नहीं है। ट्रानफी के पिता राजनीति में थे और उसका बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर था। अगर उसके साथ सच में कुछ हो जाता तो कोई भी चैन से नहीं रह पाता। मूक थात थात मेरी तरफ एक पेपर नाइफ फेंकती है। मैं तुरंत उसे उठाकर ट्रानफी की रस्सियां काट देता हूँ। कुछ मत देखना, सीधे घर जाओ और वहीं रहना। यह सुनकर ट्रानफी बिना पीछे देखे बाहर भाग जाता है। अब पूरी फैक्ट्री में सिर्फ मैं और सूख थात थात बचे होते हैं। वह मेरा हाथ पकड़कर खिड़की तक ले जाती है। देखो कौन आया है। मैं नीचे देखता हूँ और अगले ही पल मेरा दिल कसकर सिकुड़ जाता है। नीचे लियू रुयान खड़ी होती है। उसके सिर पर मेरे चाचा ने गन तान रखी होती है। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं और हल्का कांपने लगती हैं। लेकिन मैं जानता था जितना ज्यादा मैं चिंता दिखाऊंगा, लियू रुयान उतने ही बड़े खतरे में पड़ जाएगी, जिस पर मैं मजबूरी में आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरा उससे डिवोर्स हो चुका है। उसके साथ जो भी हो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मूक थात थात नीचे देखते हुए ठंडी आवाज में कहती है, चाचा उसकी एक टांग तोड़ दीजिए। अगले ही पल गनशॉट की आवाज गूंजती है। लियू रुयान की टांग से गहरा लाल खून बहने लगता है। वह एक घुटने पर गिर जाती है, फिर सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है और सफेद पड़े चेहरे के साथ कहती है, मोक थात थात मोबैच यही है, उसे जाने दो। लेकिन मोक थात थात उसकी बात अनसुनी कर देती है। वह मेरी तरफ मुड़ती है। अनमो, खुश हो? पूरा शरीर मेरा ठंडा पड़ चुका होता है। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। जिस पर मूक थात थात फिर कहती है, चाचा दूसरी टांग भी। यह सुनते ही मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मेरी आवाज कांप रही होती है। मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी कलाई को इतनी जोर से पकड़ लेती हैं कि जोड़ सफेद पड़ जाते हैं। वह चुनौती भरी नजर से लियू रुयान को देखती है। अगले ही पल मेरी ठुड्डी पकड़कर कहती है, मुझे किस करो। मैं पीछे हटने ही वाला होता हूँ कि वह तुरंत बोल पड़ती है, क्या तुम चाहते हो कि लियू रुयान मर जाए? जिस पर मेरा पूरा शरीर जम जाता है। मैं हिल भी नहीं पाता। मूक थात थात अपने होंठ मेरे होंठों पर रख देती है और उसी पल मेरे अंदर घिन की लहर दौड़ जाती है। मैं जोर से उसे धक्का देता हूँ और पीछे हट जाता हूँ। तभी नीचे से अचानक एक और गन शॉट सुनाई देती है। मेरा दिमाग एकदम खाली हो जाता है। मैं लड़खड़ाते हुए खिड़की तक पहुंचता हूँ, लेकिन नीचे लियू रुयान खून के तालाब में नहीं पड़ी होती, बल्कि मेरा दूसरा चाचा जमीन पर गिरा होता है। उसे पीठ में गोली लगी होती है और कुछ ही दूरी पर आर्मर्ड पुलिस की पूरी टीम तेजी से अंदर घुस रही होती है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका पुलिस से घिर जाता है। यह देखकर मूक थात थात का चेहरा अचानक बदल जाता है और अगले ही सेकंड वह गन उठाकर सीधे मेरी तरफ तान देती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। जिस पर मूक थात थात जल्दी से मुझे हैंडकफ लगाकर स्टील पाइप के साथ बांध देती है और खुद फैक्ट्री के एक ऐसे कोने में छिप जाती है जहां स्नाइपर उसे नहीं देख सकते थे। फिर वह जोर से चिल्लाती है, मेरे हाथ में एक्सप्लोजिव है, लियू रुयान को अंदर भेजो। अगर वो नहीं आई तो मैं मोबाज को अपने साथ मार दूंगी। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, मूक थात थात शांत हो जाओ। लेकिन वह पागलों की तरह हंस पड़ती है। मैं बिल्कुल शांत हूँ। पिछली जिंदगी में तुम लियू रुयान के साथ मर सकते थे, तो मेरे साथ क्यों नहीं? उसकी आवाज लगातार और ज्यादा उग्र होती जा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ बदल सकती हूँ, लेकिन तुम भी रीबर्थ लेकर वापस आ गए। आखिर क्यों? मेरा पुराना मोबाज मुझे वापस दो। तभी कुछ कदम दूर से एक परिचित और साफ आवाज सुनाई देती है, मैं आ गई हूँ, उसे छोड़ दो। यह सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। लियू रुयान सच में आ चुकी थी। मैं गुस्से से चिल्ला उठता हूँ, तुम पागल औरत हो क्या? यहाँ क्यों आई हो? उसकी घायल टांग पर लगा खून अब सूख चुका होता है, लेकिन दूसरी मंजिल पर कदम रखते ही उसकी नजर सिर्फ मुझ पर टिकी रहती है, जैसे उसे डर हो कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जिस पर मूक थात थात मुझे पीछे खींच लेती है और गन सीधा लियू रुयान की तरफ तान देती है। लियू रुयान, इस बार हम कुछ नया खेलते हैं। वह दूर पड़े एक जैकेट की तरफ इशारा करती है, उसे पहन लो। मत पहनना, मैं पूरी ताकत से चिल्लाता हूँ, लेकिन मूक थात थात पागलों जैसी एक्साइटेड हंसी हंसने लगती है। अनमो, पिछली जिंदगी में लियू रुयान तुम्हारे साथ मरने को तैयार थी। अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। उसकी आंखों में जुनून साफ दिखाई दे रहा था। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ। आज या तो वो मरेगी या फिर तुम। जिस पर मैं भर्राई आवाज में चिल्लाता हूँ, लियू रुयान यहाँ से चली जाओ। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। वह बिना झिझक जैकेट उठाकर पहन लेती है। तभी काउंटडाउन की पहली आवाज गूंजती है और मैं निराशा में आंखें बंद कर लेता हूँ। मूक थात थात मुझे जोर से आगे धक्का देती है। मौजबाज चुनो। मैं दोनों के बीच खड़ा होता हूँ और एक कदम लियू रुयान की तरफ बढ़ाता हूँ, लेकिन वह तुरंत आधा कदम पीछे हट जाती है। मोबाज, इधर मत आना, इसमें बॉम्ब है। उसकी आवाज बेहद गंभीर होती है, जिस पर मैं वहीं रुक जाता हूँ। मैं मौत से नहीं डरता था, लेकिन अगर मैं अभी मोक थात थात के सामने लियू रुयान को चुन लेता तो वह पागल होकर बॉम्ब समय से पहले एक्टिवेट कर सकती थी। तभी लियू रुयान धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचती है। वह मूक थात थात की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे पिता के लिए मुझे अफसोस है। फिर उसकी आवाज ठंडी हो जाती है, लेकिन तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं। यह सुनते ही मूक थात थात बुरी तरह भड़क जाती है। वह आधा कदम आगे बढ़ती है। तुम जैसी अमीर घरों में पैदा हुई लड़कियां क्या कभी सच्चे दिल से किसी चीज की परवाह कर सकती हैं? लेकिन लियू रुयान बिना डरे जवाब देती है, उस समय तुम्हारे पिता ने सेफ्टी रूल्स तोड़े थे। उन्होंने
हेलमेट नहीं पहना था और कंपेंसेशन भी पूरी दी गई थी। फिर वह तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहती है, असल में तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। मुझे लग रहा था कि पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। लियू रुयान का हर शब्द मुख थात थात के सबसे गहरे जख्म पर वार कर रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी? तभी मुख थात थात अचानक एक लाइटर निकालती है और जमीन पर फेंक देती है। अगले ही पल चारों तरफ आग भड़क उठती है। तब मुझे एहसास होता है कि उसने पहले से ही पूरी फ्लोर पर गैसोलीन फैला रखा था। आग की लपटें तेजी से फैलने लगती हैं, जिस पर मूक थात थात लाल आंखों के साथ मेरी तरफ बढ़ती है। आग की रोशनी में उसका अधजला चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मुबाज, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम पहले ही कह देते कि तुम्हें मेरे जैसे बर्नड फेस वाली लड़की पसंद नहीं, तो मैं अपने साथ इतना क्रूर व्यवहार कभी नहीं करती। यह सुनकर मैं जैसे बर्फ के पानी से नहा गया, क्योंकि आखिरकार मुझे सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह सच में पागल हो चुकी थी। मूक थात थात कड़वी हंसी हंसती है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे अपराध बोध का फायदा उठाकर लियू रोयान की जानकारी कैसे निकालती? सालों तक उसने अपने असली चेहरे को छिपाकर रखा था, लेकिन अब उसकी जेंटल मास्क पूरी तरह टूट चुकी थी और उसके पीछे सिर्फ जुनून और पागलपन बचा था। अनहमो, अगर तुमने मुझे चुना होता तो आज ये सब नहीं होता। वह रिमोट कंट्रोल निकालती है। अब जो हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। उसकी आंखों में पागलपन भर चुका था। मेरे साथ नरक में चलो। अगले ही सेकंड गनशॉट की आवाज गूंजती है। साथ ही खिड़की का कांच भी जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है और फिर मुझे कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है। मेरे कानों में सिर्फ तीखी सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई सुई लगातार मेरे दिमाग में चुभ हो रहा हो। धुंधली चेतना के बीच मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सस्पेक्ट को मार गिराया गया, बॉडी दूसरी मंजिल पर मिली है, डिटोनेटर सुरक्षित है, होस्टेज सुरक्षित है, कोई अतिरिक्त एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिला, आग तेजी से फैल रही है, सभी होस्टेजेस को तुरंत इवैक्यूएट करो। तभी मेरी चेतना धीरे धीरे लौटती है। मैं सिर घुमाकर देखता हूँ और मूक थात थात की लाश जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। ठंडी हवा स्मोक की गंध को दूर उड़ा रही होती है। उसी समय ट्रान फी की गालियां मेरे कानों में पड़ती हैं, लेकिन इस बार वे गालियां भी मुझे हेवन म्यूजिक जैसी लग रही थीं। ये 21st सेंचुरी का कानून वाला समाज है और ये पागल एक्सप्लोजिव लेकर घूम रही थी। वह अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है। अच्छा हुआ मैं बेवकूफ नहीं बना, समय पर बाहर निकलकर पुलिस बुला दी, जिस पर मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। अगर ट्रान फी समय पर पुलिस को खबर न देता तो शायद आज मैं और लियू रुयान दोनों जिंदा नहीं होते। और इसी तरह आखिरकार इस लंबे दुखद सपने का अंत हो जाता है।